प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में अशुद्धि संशोधन विषय का भी समावेश किया गया है। इसके लिए प्रश्न पत्र में 5 अंक निर्धारित हैं। आज हम इसी विषय पर अपना अध्ययन और अभ्यास प्रारंभ करेंगे। देखिए, प्रश्न पत्र में वाक्य आते हैं। वाक्य में जो भी अशुद्धि है, चाहे वह कारकगत हो, चाहे वह क्रियापद से संबंधित हो, आपको स्वयं उसको खोजना पड़ेगा और उसका संशोधन करना होगा। जैसे प्रथम वाक्य है आपका अश्वेन बालः पतति। इसमें कोई भी पद परीक्षा में रेखांकित नहीं होगा। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि अर्थ क्या है इसका। अश्व से बालक गिरता है, तो अश्व से, अश्वेन तृतीया विभक्ति लगा रखी है इन्होंने। तृतीया साथ अर्थ में, के द्वारा अर्थ में आती है, और जब गिरता है तो अलग होने की स्थिति होती है। तो अलग होने की स्थिति में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। तो आप यहाँ अश्वेन पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करिए, तो आपका पद बनेगा अश्वात बालः पतति। अश्व से बालक गिरता है। ग्रामस्य निकषा कूपम अस्ति। गांव के समीप कुआं है। अब कारक प्रकरण का अध्ययन कर लेने के उपरांत आपको कंठस्थ होगा कि निकषा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः ग्रामस्य जो षष्ठी का एक वचन है, यहाँ आप द्वितीय का एक वचन लगाइए, तो पद बनेगा आपका ग्रामम निकषा कूपम अस्ति। वृक्ष, अगला वाक्य है आपका वृक्षेण पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अभी आपने किया, अलग होने की स्थिति में पंचमी आती है, तो वृक्षेण जो कि तृतीया है उसके स्थान पर पंचमी लाइए आप। पद बनेगा आपका वृक्षात पत्राणि पतन्ति। गोमयेन वृश्चिकः जायते। गोमयेन, अब आपको कारक प्रकरण में स्पष्ट है कि जायते यानी जन धातु के योग में जिससे उत्पन्न हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गोमयेन आपका तृतीया का एक वचन है, तो इसके स्थान पर पंचमी का एक वचन लगाइए आप, तो बनेगा आपका रूप गोमयात वृश्चिकः जायते। अगला वाक्य है आपका सह विप्रम धनम ददाति। वह ब्राह्मण को धन देता है। दा धातु के योग में जिसको दिया जाता है, जिसको कुछ दिया जाता है, जिसको लक्ष्य करके कुछ दिया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसको दिया जा रहा है यहाँ पर? विप्र को। तो विप्र में आप चतुर्थी का रूप लगाइए, तो बनेगा आपका विप्राय। सह विप्राय धनम ददाति। वह ब्राह्मण के लिए धन देता है। अगला वाक्य है आपका नदीभ्यः गंगा श्रेष्ठतमा। नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ श्रेष्ठतमा तम प्रत्यय के योग में जिनमें से श्रेष्ठता बताई जाती है उसमें आप सप्तमी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लगाइए आप नदीषु गंगा श्रेष्ठतमा। अगला वाक्य है आपका वने मयूरः नृत्यति। वन में मोर, अब मयूरः बहुवचन है आपका, तो इसके अनुसार क्रिया भी बहुवचन में आनी चाहिए थी। तो आपने यहाँ लगाएंगे आप यहाँ पर वने मयूरः नृत्यन्ति, या फिर आप ऐसे भी संशोधन कर सकते हैं नृत्यति क्रियापद आपका एक वचन में है, तो आप कारक में यहाँ पर भी मयूरः में भी एक वचन का प्रयोग करिए, मयूरः। तो वने मयूरः नृत्यति या वने मयूरः नृत्यन्ति।
अगला पद है आपका ग्रामस्य परितः वनम अस्ति। अब आपने कारक प्रकरण में पढ़ा है अभितः परितः समयानिक्षा इन सब के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। तो ग्रामस्य आपका षष्ठी का एक वचन है, यहाँ द्वितीय का एक वचन लगाइए आप परितः के योग में। तो ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। स्पष्ट है। अगला वाक्य है आपका बालः शय्यायाम अधिशेते, बालक शय्या पर शयन करता है। अब आपने सूत्र पढ़ा हुआ है कारक प्रकरण में अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्था आस धातु के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। तो अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु का रूप है अधिशेते, इसके योग में शय्यायाम जो सप्तमी का एक वचन है उसके स्थान पर द्वितीय का एक वचन बनाइए तो रूप बनेगा आपका शय्याम। तो बालः शय्याम अधिशेते, बालक शय्या पर सोता है। अगला शब्द है, अगला वाक्य है आपका आवाम महाविद्यालयम गच्छामः, हम दोनों महाविद्यालय जाते हैं। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है तो उसके योग में गम धातु का भी उत्तम पुरुष द्विवचन बनाइए। तो गच्छामः आपका बहुवचन है, उसके स्थान पर द्विवचन लिखिए गच्छावः। अगला वाक्य फिर आपका पद धातु के योग में आ रहा है अश्विन पतितः बालः। तो पतितः गिरना अलग होने की स्थिति है तो यहाँ पंचमी लगाइए अश्वात पतितः बालः। अगला वाक्य है आपका रामम मोदकम रोचते। रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। तो रुच धातु के योग में किसको अच्छा लग रहा है, राम को लड्डू अच्छा लगता है। तो किसको अच्छा लग रहा है, राम को। तो राम में द्वितीय के स्थान पर आप चतुर्थी लगाइए तो पद बनेगा आपका रामाय। रामाय मोदकम रोचते। अगला वाक्य आपका रामः पापेन निवारयति, राम पाप से बचाता है। तो यहाँ होगा आपका रामः पापात निवारयति, जिससे हटाया जाता है, जिससे दूर किया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पापेन तृतीया का एक वचन है, उसके स्थान पर पंचमी का एक वचन लगाइए पापात। अगला वाक्य है आपका नृपः दुर्जने क्रुध्यति, राजा दुर्जन पर क्रोध करता है। कारक प्रकरण में आपने पढ़ा है क्रुद्ध धातु के योग में जिसके प्रति क्रोध द्रोह आदि का भाव प्रकट किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ दुर्जने सप्तमी का एक वचन है, उसके स्थान पर चतुर्थी का एक वचन लगाइए तो नृपः दुर्जनाय क्रुध्यति, राजा दुर्जन के लिए क्रोध करता है। अगला वाक्य है साधु नृपात अन्नम भिक्षते, साधु राजा से अन्न मांगता है। अब भिक्ष धातु क्या है आपकी द्विकर्मक, उसके योग में आप नृपात जो पंचमी का एक वचन है उसमें द्वितीया लगाइए तो आपका हो गया साधु नृपम अन्नम भिक्षते, साधु राजा से अन्न मांगता है। द्विकर्मक धातुओं में के मुख्य कर्म में तो द्वितीया होती है और गौण कर्म में भी द्वितीया का प्रयोग किया जाता है, दो कर्म होते हैं इसके। तो आपने यहाँ लगा दिया है साधु नृपम अन्नम भिक्षते। अगला वाक्य है रामस्य सह पिता गच्छति, राम के साथ पिता जाता है। आपने कारक प्रकरण में पढ़ा है सह साकम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रामस्य षष्ठी का एक वचन है, उसके स्थान पर आप तृतीया का एक वचन लगाइए रामेण सह पिता गच्छति। अगला वाक्य आपका सह विप्रम धनम ददाति, वह भी आपने पढ़ा दा धातु के योग में जिसको लक्ष्य करके कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विप्र के लिए दे रहा है तो विप्र में चतुर्थी लगाइए सह विप्राय
धनम ददाति। अगला वाक्य है आपका हरि वैकुंठम शेते। हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। तो अधि उपसर्ग पूर्वक शी धातु के योग में जो अधिकरण है उसमें आप द्वितीया लगाते हैं, लेकिन यहाँ अधि उपसर्ग नहीं है, तो अधिकरण अर्थ में आप वैकुंठ में सप्तमी लगाइए, तो रूप बनेगा आपका वैकुंठे। तो हरि वैकुंठे शेते। वैकुंठम तब सही होता जब शेते के स्थान पर अधिशेते का प्रयोग किया जाता। अगला वाक्य है आपका बालकः वानरेण बिभेति। बालक वानर से डरता है। तो सूत्र में आपने पढ़ा था कारक प्रकरण में कि जिससे डरा जाता है या जिससे बचाया जाता है उसमें कौन सी लगाते हैं आप, पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो किससे डरा जा रहा है, वानर से, तो उसमें आप पंचमी लगाइए। तो बालकः वानरात् बिभेति। अगला वाक्य है ग्रामस्य निकषा तपोवनम आसीत। तो अभी आपको बताया था निकषा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ग्रामस्य में द्वितीय लगाइए, ग्रामम निकषा तपोवनम आसीत। अगला वाक्य है आपका त्वम कुत्र गच्छति। तुम कहाँ जाते हो। तो यहाँ त्वम आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो गच्छति में भी मध्यम पुरुष एक वचन लगाइए। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि। तो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है गच्छसि, तो यहाँ कर दीजिए आप गच्छसि। त्वम कुत्र गच्छसि। इनका अभ्यास करिएगा और इनसे संबंधित जो अन्य आपको वाक्य मिलते हैं उनको भी आप शुद्ध करने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही।